अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हैं, आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1, चैप्टर नंबर 9 है, क्लास 9 मैथमेटिक्स है, नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हर एक क्वेश्चन के सामने कुछ टाइम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन का अपना टाइम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप उसी टाइम पे जाएं, आपको वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट होता हुआ मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना चाहते हैं तो उसको क्लिक करें। ये डिस्क्रिप्शन में ये सारा कुछ ऐसे ही दिया हुआ है। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है पर फॉर एग्जाम्पल, उसके सामने जो टाइम है उसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 ही स्टार्ट होगा। तो आपको सारी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1। जो कंसेप्ट है वो साथ साथ में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियम एक्सियम एंड कंजेक्चर कंजेक्चर, ठीक है। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेशंस हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप ये याद रखें, बस यही है, मैं समझा भी देता हूँ। एग्जाम ये क्या है, बाकी इसकी थोड़ी डिटेल है। मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ। इसकी डिटेल है कि जैसे एग्जाम इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है ना, एक्सियोमा, जिसका मतलब है ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। अच्छा, ये इसकी डेफिनेशन है कि एन एक्सियम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ। इसका कोई प्रूफ आपसे नहीं लिया जाता, बस ये जैसे जैसे मैं कहूँ ना कि x इज इक्वल टू एक्स, बस, ठीक है ना, ख़त्म हो गई बात। तो इसका कोई प्रूफ वगैरह नहीं होता, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसका मज़ीद आप पढ़ लें। बहरहाल एग्जाम्पल इसका ये है कि नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल टू इटसेल्फ, जैसे 2 हमेशा 2 के बराबर है, बस, ठीक है, ख़त्म हो गया, ये एक्सियम है। जैसे ए बी इज इक्वल टू ए बी, जैसे एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आप कहते हैं कि अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, देन ए बी सी के बराबर है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सो ये एक एक्सियम है, ठीक है, जिसका कोई प्रूफ आपसे नहीं चाहता। अच्छा, एक्सियम हो गया। अब इसके बाद है कंजेक्चर। ये कंजेक्चर क्या चीज़ होती है, ये देखें, स्टेटमेंट दैट इज बिलीव्ड, जिसके बारे में यकीन किया जाता है कि ये ठीक है, लेकिन जिसका प्रूफ रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसका प्रूफ देखें, लिखा क्या है, बट इट्स ट्रुथ ट्रुथ हैज़ नॉट बीन प्रूव्ड, जो प्रूव नहीं किया गया लेकिन उसका प्रूफ रिक्वायर्ड है। ये देखें क्या लिखा है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट दैट नीड्स प्रूफ। स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन जिसका हमें प्रूफ देना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ नंबर्स, 4, 8, 12, 16, ठीक है। इफ़ यू आर आस्क्ड व्हाट इज नेक्स्ट नंबर, इसके बाद अगर आपसे कोई पूछे कि 16 की बात क्या है, तो आप कहेंगे 20, ठीक है। अच्छा, अब क्या कहेंगे, सो द आंसर इज 20, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर x का एक कंजेक्चर हमारे पास क्या होगा, कंजेक्चर ये होगा कि नेक्स्ट नंबर 20 है, ठीक है। अब देखें ना, ये ट्रू तो है लेकिन इसका प्रूफ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कंजेक्चर। अच्छा, वो कहता है कि आगे देखें, इसने मिसालें दी हैं कि जैसे 16 जमा 5 21, 21 मनफी 1 20, ठीक है। जो भी है वो कह रहा है कि नन ऑफ द टू हैज़ प्रूफ। प्रूफ तो यहाँ पे कोई नहीं है ना, बस ये है कि ठीक है, 16 जमा 4 20 होता है, कोई प्रूफ तो नहीं है ना। अच्छा, बट बोथ कंजेक्चर्स फॉलो सिंपल मैथमेटिकल रूल्स एंड एक्सियम्स, ठीक है। तो मतलब है कि सिंपल सी बात ये होगी कि कंजेक्चर क्या होता है, कंजेक्चर एक स्टेटमेंट होता है जिसके बारे में कहते हैं कि ये ट्रू है लेकिन उसका प्रूफ, क्या नाम है उसका, प्रूफ उसकी ज़रूरत है, जिसका हमें प्रूफ देना होगा, ठीक है, जिसके लिए प्रूफ की ज़रूरत है। एग्जाम में ये होता है कि प्रूफ की ज़रूरत कोई नहीं है, बस, ठीक है। जैसे आप ये कह देना कि 2 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2, तो बस बात ख़त्म हो गई, आगे प्रूफ श्रूफ नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे कंजक्शन में ये है कि बात तो ठीक है लेकिन साबित करो, ठीक है, ये वाली बात है। तो चलें, ये आपका हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 1। तो वहाँ से आप डेफिनेशन वगैरह लिख लें, ठीक है। मैंने आपको बताया डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक है, वो आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो इनमें से कौन से मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। तो सवाल पहले ये है कि व्हाट इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट, वो आप समझ जाएं, उसके बाद आप बताएंगे कि कौन सा है कौन सा नहीं है। तो उसके लिए ये आपकी बुक है, यहाँ पे आ जाएं, ये लिखा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट। पेज नंबर वगैरह देखना है तो ये पेज नंबर है जनाब 188, ठीक है। तो ये देख लें, यहाँ पे डेफिनेशन है, अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज अ मीनिंगफुल कंपोजिशन ऑफ वर्ड्स, बस ये याद रखना है, ठीक है। दैट कैन बी आइदर ट्रू, या तो वो ठीक हो सकता है या वो क्या हो सकता है, गलत। यानी आप कुछ वर्ड्स लिखते हैं जिनका मतलब या तो ठीक हो सकता है जवाब या गलत हो सकता है, तो वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है।
अच्छा, इसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं और सिंबल्स भी हो सकते हैं। कैसे? अब मिसाल इसकी देख लें। मिसाल ये है कि फॉलोइंग सेंटेंसेस सम ऑफ 2 एंड 5 इज 7, एक मीनिंग है ना इसकी, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, ये एक मीनिंगफुल है। ठीक है, तो ये क्या है? अबव आर मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स, ये इसकी मिसाल है। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं इसके जवाब की तरफ। तो जवाब देख लें, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको देखते हैं और उसका जवाब हम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 1, डिफरेंस ऑफ 19 एंड 12 इज 7। आप बताएं 19 माइनस 12 क्या आता है? 7 आता है ना, तो आप कहेंगे कि दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट, पहला मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं। वो कहता है कि -2 + 7 -3, सो -2 -3 और +7 -5 + 7 = 2 है ना, तो ये 2 भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, यानी ये मीनिंगफुल है, ये ट्रू है, तो बात खत्म हो गई। ठीक है, अब थ्री की बात, थ्री को देखते हैं। वो कहते हैं 34 जमा 16 50 है ना। आप कहते हैं कि 34 जमा 16 कितना होता है? 50 होता है। तो ये कहता है कि ये 50 नहीं है। क्या कहता है? 50 नहीं है। लेकिन हमने क्या कहा था कि मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट होता है वो या तो ट्रू होता है या क्या होता है? फॉल्स होता है। तो ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अच्छा, हमने साथ में ये भी कहा था कि इसमें या क्या होंगे? वर्ड्स होंगे या क्या होंगे? सिंबल्स होंगे। ठीक है, तो ये सिंबल्स हैं कि नहीं है? अच्छा, बहरहाल ये भी आपके पास एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये अलग बात है कि वो फॉल्स है, ये एक अलग बात है। ठीक है, इसके बाद है नंबर 4। नंबर 4 देखें, a + b = 9। बिल्कुल, अच्छा, a + b = 9। तो इसमें एक चीज़ है कि ये मीनिंगफुल नहीं है। मीनिंगफुल क्यों नहीं है? a + b = 9 आपको क्या पता कि a क्या है, b क्या है? जब तक इनकी वजाहत नहीं होती ये नहीं है। ठीक है, तो मीनिंगफुल है ही नहीं। ठीक है, तो नंबर 4 स्टेटमेंट नहीं है। नंबर 5 की बात करते हैं। a + b ये है, क्यों है? क्योंकि इक्वलिटी आती है और ये ट्रू है। हमें पता है कि ये फॉर्मूला है ना। यहाँ पे तो हमें पता नहीं चल रहा कि a + b है क्या, a क्या है, b क्या है, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है ना कि इस तरह फॉर्मूला लेंगे तो ये है। तो दैट्स वाई नंबर 5 स्टेटमेंट है। नंबर 6 को देखें। 2 + 2 × 2, 2 × 2 क्या आता है? 4, 4 + 2 क्या आता है? 6। तो ये इसका मतलब है कि ये ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? नंबर 6 है स्टेटमेंट। 7 को देखते हैं। The product of x and y is smaller than 5। यस, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है, वो क्या है? 7 ना, 7 की बात है। हाँ, तो यहाँ पे यह है कि वो कह रहे हैं x एंड y, इसका जो स्टेटमेंट है, इनका प्रोडक्ट है ना x और y, इस तरह करके इज लेस देन 5। ठीक है, अब यह है कि x और y है क्या चीज़? इनकी कोई वजाहत नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये मीनिंगफुल बन नहीं रहा, फिलहाल नहीं बन रहा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद है नंबर 8। नंबर, यानी ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद नंबर 8 को देखें। इफ़ x इज़ रियल देन आइदर x या तो लेस देन 0 हो सकता है, या x ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या x = 0 हो सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक है। साथ में वो उन्होंने कहा ना कि इफ़ x इज़ रियल, तो वो रियल नंबर की बात हो रही है। तो रियल नंबर क्या हो सकता है? या नेगेटिव हो सकता है, या 0 हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है। ठीक हो क्या? दैट्स वाई, मतलब है कि ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं रियल नंबर में, और भी बहुत कुछ है लेकिन ये 3 पॉसिबिलिटीज़ भी हैं। तो ये ट्रू है, मीनिंगफुल है। अच्छा, इसके बाद है इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b, वो कहता है b इज़ ग्रेटर देन c। अच्छा, a किससे बड़ा है? b से, और b किससे बड़ा है? c से। तो a इज़ ग्रेटर देन b, b इज़ ग्रेटर, नो, ये रॉन्ग है। देखें, रॉन्ग है लेकिन है तो स्टेटमेंट ना, है तो स्टेटमेंट। देखें, a क्या है? b से बड़ा है। ठीक है, फिर बी सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा होना चाहिए था ना, या जो भी है, लेकिन वो कह रहे ए इज लेस देन सी, मतलब है कि ये फॉल्स है, लेकिन है तो स्टेटमेंट ना, क्योंकि मीनिंग तो बन रही है इसकी। दैट्स वाई ये बात ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट है। अब 10 को देखना है। एक्स वाई प्लस जेड, अब देखें ना, एक्स वाई और जेड ये सारी चीज़ें क्या है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। दैट्स वाई हम कहते हैं कि एक्स हमारे पास क्या है? एक्स हमारे पास कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट अ मीनिंगफुल स्टेटमेंट। सही है ना, मीनिंगफुल इसका ये कोई नहीं है। 11 की बात करते हैं। तो 11 क्या कहता है? s - t = 4। अब देखें, एक वैल्यू दी गई है ना, तो इसका मतलब क्या है कि इसकी एक मीनिंग बना दी गई। मीनिंग बना दी गई तो ठीक है, ये एक मीनिंगफुल है। ठीक है, तो आगे से वो कहता है कि s 4 है एंड t = 0 है। बिल्कुल, क्योंकि s - t = 4, सो s 4 4 - 0 = 4। ठीक है, देखिए ट्रू भी बन रहा है। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि ये क्या है? ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 3 इसको देखते हैं। 3 कह रहा है एंड द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 0, यानी वो कह रहा है कि a प्लस बी इक्वल टू 0। अच्छा, इन दिस सेंटेंस इज दिस सेंटेंस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? नहीं। क्यों? आप जवाब में लिखेंगे कि नो, इट इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ठीक है, आप पूरी स्पेलिंग लिख लें, स्टेटमेंट। ओके, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है बिकॉज it it is not meaningful। ठीक है, मीनिंगफुल। अच्छा जी, फिर करना क्या है? हाउ कैन वी मेक इट मैथमेटिकल स्टेटमेंट? वी कैन मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाय असाइनिंग, असाइनिंग मतलब गिविंग, ठीक है, असाइनिंग वैल्यूज टू ए एंड बी। क्लियर हो गया? ए और बी को वैल्यू देंगे, जैसे ए को 4 देंगे, बी को -4 देंगे, तो ए 4 - 4 0। देखिए एक मैथमेटिक स्टेटमेंट बन गया। या जो मतलब ए को 50 देते हैं, ए को 40 देते हैं, कोई मसला नहीं। इक्वल टू 0 वो गलत है या ठीक है, जो भी है, लेकिन एक स्टेटमेंट तो बन गया ना मैथमेटिकल। एक मतलब है ट्रू या फॉल्स जो भी है, लेकिन मीनिंग तो बन गई ना। अब यहाँ पे ए प्लस बी, ए क्या है बी क्या, हमें क्या पता, ए प्लस बी 0 कैसे हो गया? तो दैट्स वाई ये एक स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जब इसकी वैल्यू लगा दें फिर ये है। तो हमने क्या कहा? नो, इट इज़ नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बिकॉज इट इज़ नॉट मीनिंगफुल। ठीक है, फिर हमने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट? तो हमने कहा कि वी कैन मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट बाय असाइनिंग वैल्यूज टू ए एंड बी। ठीक हो गया? तो ये आपका क्या हो गया? इसका जवाब हो गया। दूसरे की तरफ आते हैं, नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहे हैं? प्रूव x plus 1 whole square plus 5 this equals x square plus 2x plus 6। okay, so where क्या, x equals 2 5 and 10। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज, वो कह रहे हैं प्रूफ करना है, तो हम कर लेते हैं। फॉर आपने कहा सोल्यूशन है ये, ठीक है, चले मैं ब्लैक पेन यूज कर देता हूँ। ये फॉर x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा 2 + 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसे कहें कि 1 इम्प्लाइज दैट। ठीक है, सो 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5, ये चेक करते हैं, इससे क्या होता है, 2 जमा, चले इधर हो जाएगा 2 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स है, सो 2, ये पूरा नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, और प्लस 6 है। अब यहाँ से हो जाएगा 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 9, 9 + 5 कितना 14, इधर 2 to 4, 2 to 4 प्लस 6, 4 4 8, 8 प्लस ये मतलब 14। ठीक है, तो प्रूव्ड, इसके लिए हो गया ना प्रूव। अब दूसरे के लिए आते हैं। अब ये कह दें कि नाउ फॉर x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 इजी सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से कोई इसमें नहीं है। नंबर 1 क्या कह रहा है? नंबर 1 है कि x + 1, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सो 5 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस क्या 6। तो 5 5 जमा 1 6, 6 6 36, 36 जमा 5 41, 5 5 25, 25 जमा 5 2 10 6। ठीक है, 25 जमा 35 जमा 6, सो 41, क्या नाम है इसका 41, इधर भी होगा 41। ठीक है, अब चेक करें, तो ये भी प्रूव्ड है कि नहीं। अब आते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट क्या कहता है? बड़ा सिंपल बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि नाउ फॉर x इक्वल टू 10, सो x इक्वल टू 10, नंबर 1 implies that 10 + 1 होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10। आप में से जिस बच्चे को समझ, वो कह रहे हैं ना, कोई कोई बच्चा होता है जो कि बड़ा रिलैक्स करके चीज़ें सीखता है, स्लो स्लो, तो उसको ना ये टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ। वो ये करे कि उसको स्लो स्लो देखे, कोई मसला नहीं है। वीडियो है ना, ये कौन सी क्लास है कि मैं क्लास रह जाएगी आपसे। 10 10 100 प्लस 20 प्लस 6, लेकिन ये बहुत ईजी है, कोई इशू नहीं है। 10 जमा 11 11 11 121 जमा 5, सो 126 आ गया। इधर देखें 100 जमा 20 120 और जमा 6 126, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव फॉर ऑल। बस इसका कोई जवाब में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये प्रूव करना था तो वो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न। ठीक है, यूजिंग कंजेक्चर। क्लियर हो गया?
तो पैटर्न हमारे पास ये है, हमने फाइंड करना है, ठीक है। फाइंडिंग कुछ और है और यहाँ पे कहते हैं स्टेट, स्टेट कुछ और है। स्टेट में सिर्फ बताना है, फाइंडिंग में पूरा प्रोसेस करना है। तो कर लेते हैं कंजेक्चर यूज्ड, इसको सॉल्व कर देते हैं। आप कहते हैं कि द नेक्स्ट नंबर इज फाउंड बाय, कैसे देखते जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर, ठीक है, प्रीवियस नंबर प्लस 1, यही कंजेक्चर है। कैसे देखते जाए, मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर कौन सा है, 1 है, प्लस 1 कर देते हैं तो क्या होता है, 3 होता है। सो ये क्या है, नेक्स्ट नंबर है कि नहीं है। अब देखते जाए आगे। तो फिर हम कहते हैं कि अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय, 3 तो आ गया ना, 3 के बाद नेक्स्ट देखना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और प्लस 1 तो क्या आएगा, 7 आएगा, जो कि क्या है, नेक्स्ट नंबर है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय अब 7, सो 7 प्लस 1 15 आएगा कि नहीं, ये भी क्या है, नेक्स्ट नंबर है। तो इसी तरह जाते हुए 2 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 1 कितना आएगा, 31, तो ये क्या है, नेक्स्ट नंबर है। फिर 2 मल्टीप्लाई 31 प्लस 1 कितना, 63, ठीक है। सो 63 क्या हो गया आपके पास, नेक्स्ट नंबर, ठीक है। सो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि सो 63 इज द रिक्वायर्ड, ये आपने फाइंड किया, ठीक है ना, फाइंड रिक्वायर्ड नंबर एंड द कंजेक्चर इज 2 मल्टीप्लाई 31 प्लस 1, ठीक है। तो आपके पास इसका आ गया द नेक्स्ट नंबर, ठीक है, कंजेक्चर कह रहे हैं 2 मल्टीप्लाई 31 प्लस 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 63। अब यह कहें या इसकी जगह जैसे जवाबात में लिखा है, जवाबात में वो कह रहे हैं कि द नेक्स्ट नंबर, सही है। सो द नेक्स्ट नंबर इज, लेकिन उन्होंने कहा स्टेट द कंजेक्चर, तो आपने कहा द कंजेक्चर इज, ये भी ठीक है, क्लियर है। तो आपका ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सिम्स, ठीक है, हाउ मैनी ऑफ द एक्सिम्स आर पोस्टुलेट्स। तो एक्सिम्स कौन से हैं और पोस्टुलेट्स कौन से हैं, ये आपने बताना है। अब आपको एक्सिम का पता होना चाहिए और पोस्टुलेट का पता होना चाहिए। तो एक्सिम आपको पता है कि ये क्या है, एक्सिम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विच इज अज्यूम्ड टू बी ट्रू विदाउट एनी प्रूफ, ये मैंने आपको बताया। तो ये ऐसा एक स्टेटमेंट है मैथमेटिकल जो कि किसी भी प्रूफ के बगैर क्या है, माना जाता है, ठीक माना जाता है। अच्छा, पोस्टुलेट क्या है, पोस्टुलेट या पोस्टुलेट ये क्या होता है, एक्सिम ही होता है, रिलेटेड टू ज्योमेट्री, ठीक हो गया, ये आप देखें। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं कि उसमें क्या है। तो नंबर वन को देखते हैं कि चले मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे एक्सिम्स, ठीक है, एक्सिम्स कौन से हैं, या मैं ऐसे करता हूँ कि ए और पी लिखता हूँ, ठीक है, ए और पी, और इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। देखते जाएं, नंबर फर्स्ट, इसको मैं ज़रा बड़ा भी कर दूँ ताकि चीज़ें क्लियर नज़र आए, ऐसे और ये ऐसे। अब देखते जाएं, चलें इसी के ऊपर हो जाता है तो मेरे ख्याल से इसी के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। नंबर वन है कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन बी इज इक्वल टू ए। ये क्या है, इसका प्रूफ नहीं है लेकिन ये हमें पता है, ठीक है। अगर हमें पता है तो इसका मतलब है कि ये एक्सिम है, क्योंकि इसमें किसी प्रूफ की ज़रूरत हमें नहीं है, लेकिन बात ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका ए, एक्सिम। टू को देखते हैं, 2 + 2 मेक 4, ये तो सबको पता है, इसके लिए किसी प्रूफ की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, ये भी एक्सिम हो गया, ठीक है। तो ये नंबर 3 की तरफ आते हैं, वन एंड ओनली वन लाइन। अब देखें लाइन की बात है, थ्रू 2 पॉइंट्स, तो ये ज्योमेट्री की तरफ बात जा रही है कि नहीं, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सिम नहीं है, क्या है, ये पोस्टुलेट है। पार्ट नंबर 4, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसका क्या है, प्रूफ मौजूद है। अगर प्रूफ मौजूद है, थ्योरम मौजूद है, तो इसका मतलब है कि ये एक्सिम भी नहीं है और पोस्टुलेट भी नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, नन, ठीक है। इसके बाद नंबर 5, प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव रियल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल, और ये एक्सिम है, ठीक है। इसका प्रूफ नहीं है, बस ये एक्सिम है। तो इसके बाद 5 हो गया, नंबर
6 को देखते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो एंगल्स की बात हो रही है, ज्योमेट्री है, तो ये पोस्टुलेट। नंबर 7, 7 कहते हैं द होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। जाहिर सी बात है, अगर पूरा फॉर एग्जांपल नान लो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, तो टुकड़ों से तो ये हमेशा बड़ा होगा ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं नंबर 7। लेकिन इसका कोई प्रूफ श्रूफ तो होता नहीं है, बस ये हमें पता है, बस ये एक ट्रुथ है, ठीक है। नंबर नंबर 7 क्या हो गया आपके पास, ये एक्सिम हो गया। नंबर 8 को देखो, इफ ए ग्रेटर देन बी, सी ग्रेटर देन डी, तो इसका मतलब क्या है कि ए जमा सी करो, बी जमा डी करो, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। और ये नंबर 8 भी आपके पास क्या है, एक्सिम है। नंबर 9, इट इज़ पॉसिबल टू एक्सटेंड अ लाइन सेगमेंट इन बोथ डायरेक्शन। तो क्या है, ज्योमेट्री है, और ये क्या है, पोस्टुलेट है। हमें पता है कि ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल ये होता है, ठीक है। तो नंबर 9 भी क्या हो गया इसका, ये भी आपके पास पोस्टुलेट हो गया। नंबर 10 को देखना, व्हेन वी ऐड 3 कंसेक्टिव इवन नंबर्स देयर सम इज इवन। बिल्कुल ठीक है, सारे इवन है तो सम भी क्या होगा, जैसे 2 जमा 4 जमा 6, कितना, 2 4 6 4 10, 10 जो 2 12, 12 ये भी इवन है, और ये भी सारे क्या हैं, इवन है। ठीक हो गया। तो कहते हैं कि 3 कंसेक्टिव, कंसेक्टिव मतलब एक दूसरे के बाद, तो इसके बाद क्या नाम है, इवन 4 आता है, 4 के बाद इवन क्या है, 6 है। सबको ऐड करो तो 12 आता है, वो भी क्या है, इवन है। क्लियर हो गया। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, नंबर एक्स एक्सिम हो गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन ऑल द स्टेप्स ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ज्योमेट्रिकल थ्योरम है, उसका प्रूफ आपने करना है, तो उसके स्टेप्स आपने एक्सप्लेन करने हैं यहाँ पे, ठीक है। वो क्या स्टेप्स हैं, कैसे करते हैं, तो उसके लिए बुक देख लें। मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, अच्छा ये है स्टेप्स, स्टेप्स ऑफ प्रूफ ऑफ अ थ्योरम, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रूफ आप लिख दें। नंबर 1 है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या होता है, उसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल थ्योरम, जो थ्योरम है उसको आप वर्ड्स में बयान करते हैं, ठीक है। तो ये होता है स्टेटमेंट। ये मतलब आप एक सेंटेंस लिखते हैं कि ये मेरे पास प्रॉब्लम है, ये मेरे पास थ्योरम है, तो ये सबसे पहले लिखते हैं। उसके बाद उसके हिसाब से हम एक फिगर बनाते हैं। फिगर में क्या होता है, और देखें बता रहे हैं कि नीट फिगर शुड बी ड्रॉन टू एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड द गिवन, कि उससे पता चले कि हमें क्या गिवन है और क्या हमसे रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसी फिगर में पता होना चाहिए, जैसे ट्राइंगल के लिए इस तरह कुछ बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है गिवन। उसके बाद आपने लिखना होता है कि हमें क्या गिवन है, इस तरह की हेडिंग देके क्या गिवन है, ठीक है। और उसके बाद रिक्वायर्ड, तो आपने रिक्वायर्ड का भी लिखना है, रिक्वायर्ड की भी हेडिंग देनी है, रिक्वायर्ड टू प्रूव या जस्ट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उसमें आपने वो बताना है कि फॉर एग्जांपल लाइन ए बी की लेंथ कितनी है, वो ये सारी चीज़ें इस तरह लिखनी है, ठीक है, कि ये रिक्वायर्ड है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में ये होता है कि आप प्रूफ करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है, आपसे कहा जाता है कि यहाँ से जो लाइन ऐसे आती है वो उसको आधी करती है, तो आपने ऐसे बनाना है कंस्ट्रक्शन। एक ये जो आपने बना लिया ना एक्स्ट्रा, ये इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन। ये क्या होता है, द नेसेसरी एडिशन इन द फिगर, ये ज़रूरी है, टू बी डन टू प्रूव द थ्योरम इजीली, कैन बी डन टू प्रूव द थ्योरम इजीली। तो ये थ्योरम प्रूव करने के लिए आपने अगर इसमें कोई चेंजेस की, कोई लाइंस लगाई, कोई पॉइंट्स लगाए, कुछ भी लगाया, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अच्छा, आगे क्या है, प्रूफ। प्रूफ में ये होता है कि पूरा आपने यहाँ पे बताना होता है कि स्टेटमेंट, ठीक है, और यहाँ पे आपने बताना होता है रीज़न, और आपने पूरी एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो उसको कहते हैं इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट एंड फैक्ट्स। तो ये रीज़न है जहाँ पे आपने फैक्ट्स लिखनी है, और यहाँ पे स्टेटमेंट है जो आपने बताना है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस फॉर एग्जांपल एंगल सी। तो यहाँ पे बताना है, रीजन में क्या बताना है, रीजन में आपने बता दिया कि ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, या एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, इस तरह बताते हैं ना। तो ये आपने रीजन बताई, और इस तरह आपने स्टेटमेंट दी। बहरहाल ये चीज़ें जब आएंगी और डिटेल से बताऊंगा। यहाँ तक काफ़ी है कि ये स्टेप्स हैं, तो स्टेप्स आपको पता चल गए, ठीक है। और ये इंग्लिश आप इसकी पढ़ लें। ओके, तो एक्सरसाइज हो गया एंड, इंशाल्लाह नेक्स्ट आएगा इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज।